opening tag. किसी को कुछ प्रॉब्लम भी है जहां तक पढ़ाए हैं? आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में सेलेक्ट स्टेटमेंट में कुछ एसक्यूएल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है। अभी हम लोग आगे, अभी तक एक ही टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव किए हैं। आगे हम लोग 2 टेबल से, 3 टेबल से, 4 टेबल से रिकॉर्ड को क्या करेंगे? रिट्रीव करेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को आप कैसे चेंज करोगे। टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करोगे, मैं बता देता हूं। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्टर टेबल। यानी टेबल को तुम अल्टर करने जा रहे हो, राइट। स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब होता है कि किसी भी टेबल में कैसे कॉलम नेम ऐड करोगे, कॉलम नेम को कैसे रिमूव करोगे। अगर उस पे किसी टेबल में प्राइमरी की डिफाइन करना है तो टेबल क्रिएट करने के बाद प्राइमरी की कैसे डिफाइन करोगे, यूनिक की कैसे डिफाइन करोगे, प्राइमरी की को हटाओगे कैसे, किसी भी टेबल के कॉलम को रीनेम कैसे करोगे, डेटा टाइप कैसे चेंज करोगे, राइट। यानी टेबल के स्ट्रक्चर को हर तरह से तुम मॉडिफाई अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो कोई भी तुमको अगर पूछता है किसी भी डेटाबेस में कि हाउ डू यू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो सभी डेटाबेस में अल्टर टेबल होता है कमांड, टेबल को अल्टर करना, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये वाला पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया नोट्स है। हैंड रिटन नोट्स, एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तुम लोग एसक्यूएल कमांड कैटेगरी तो आप लोग पढ़ लिए होंगे कि अभी नहीं पढ़े हैं?
एसक्यूएल कमांड कैटेगरी जो हमेशा पूछता है, जैसे डीडीएल कमांड होता है, डीएमएल कमांड होता है, टीसीएल कमांड होता है, डीक्यूएल होता है। पढ़ चुके हैं क्या? आरडीबीएमएस में हो चुका है? कोई बताएं, हैंड रेज करें। कोई पूछेगा कि एसक्यूएल कमांड का क्लासिफिकेशन क्या होता है? हाँ बोलो आशीष। सर अभी तो नहीं बताया सर ये। ओके, याद याद आएगा हम चल रहा है। ठीक ठीक है, वो बताया जाएगा, उसको हम लोग अलग रखते हैं, वो तो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस बताया ही जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज है छोटा मोटा जो खुद से तुम्हें पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तो आप ऑलरेडी जान सकते हैं, कोई ये नया चीज नहीं है। जैसे अब देखो, क्रिएटिंग टेबल, अब क्रिएटिंग टेबल है तो अब ये सब जो मैं भेज दूंगा ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है और आप खुद से ये सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको अब हर लाइन आपको एड ऑन कोर्स में मैं ये चीज बताऊं ही। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल, अब टेबल क्रिएट करते समय क्या क्या ध्यान रखना है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं। तो देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर सम रूल्स फॉर क्रिएटिंग टेबल इन एसक्यूएल सर्वर। टेबल नेम मस्ट बी यूनिक अंडर द डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस में, ठीक है, सेम नाम से मोर देन वन टेबल नहीं हो सकता है किसी भी डेटाबेस में। ठीक है, जो भी टेबल होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। जो टेबल होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टेबल नेम मस्ट बी यूनिक अंडर द डेटाबेस। टेबल नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, टेबल नेम आप ऑलरेडी आइडेंटिफायर का रूल जानते हो, ऑलरेडी आप आइडेंटिफायर का रूल जानते हैं। आप जानते हो ना कि वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, ठीक है, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं हो सकता है। एक ही स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, हो सकता है वो अंडरस्कोर है, या अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। तो टेबल नेम में भी वही होता है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन टेबल। टेबल में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं देना चाहिए, टेबल में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं देना चाहिए। राइट, every table name should contain minimum one character to maximum 128 character। ठीक है, एवरी टेबल नेम, टेबल नेम में आप जो कैरेक्टर का रेंज होता है, लेंथ होता है, मैक्सिमम 128 कैरेक्टर तक दे सकते हो। एक कैरेक्टर का भी टेबल नेम बना सकते हो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ टेबल कैन हैव 1020 कॉलम्स। किसी भी टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम्स हो सकते हैं? ठीक है, 1024 कॉलम हो सकते हैं किसी भी टेबल में। ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, कैसे क्रिएट टेबल से कैसे टेबल क्रिएट होता है, ये भी पढ़ चुके हो। हाउ टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, एसक्यूएल सर्वर में टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करते हैं? एसपी अंडरस्कोर हेल्प। टेबल को रीनेम करने के लिए मैंने नहीं बताया था, आप बना सकते हो। हाउ टू रीनेम द एग्जिस्टिंग टेबल, किसी भी टेबल को तुम रीनेम कैसे करोगे? ठीक है, और एकल में रीनेम कमांड होता है, यहाँ पर एसपी रीनेम होता है। और एकल में जब पढ़ रहे हो और एकल तो वहां पे यूज करोगे, रीनेम केवल कमांड होता है, यहाँ पर एसपी रीनेम होता है। एसपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम प्रोसीजर। सिंटेक्स क्या होगा? एसपी रीनेम ओल्ड टेबल नेम न्यू टेबल नेम, टेबल नेम चेंज हो जाएगा। एसपी रीनेम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल किस नाम से बन जाएगा? अभय नाम से बन जाएगा। ठीक है, टेबल जब बना सकते हैं तो टेबल को तुम हटा भी सकते हो। टेबल को हटाने के लिए कौन सा कमांड यूज करोगे? ड्रॉप कमांड यूज करोगे। ड्रॉप कमांड इज यूज टू ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल दोगे, टेबल नेम दोगे। राइट,
एसपी रीनेम में यहाँ पर देखो, जैसे कोई तुम टेबल बनाए हो, डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में AKU फोर्थ, AKU फोर्थ में यहाँ पे आ जाओ। टेबल, टेबल में एम्प्लॉय है, देख ही रहे हो एम्प्लॉय। यहाँ पे एडिटर ओपन कर लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल को रीनेम क्या कर देना है, EMP नाम से, EMP नाम से, EMP नाम से कर सकते हो। डेटाबेस को पहले सिलेक्ट कर लो। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज कमांड यूज करते हैं, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे दो। डेटाबेस का नाम है तुम्हारा AKU फोर्थ, AKU फोर्थ। रीनेम करो, रीनेम, टेबल का नाम था तुम्हारा एम्प्लॉय। अब इसको रीनेम करना है, कोमा दो। EMP नाम से कर दिया। अब इसको रन करा के देखो। SP रीनेम, रीनेम, SP रीनेम, क्या कमांड बताए थे, SP_रीनेम, राइट। अब तुम रन कराओ, एग्जीक्यूट। SP रीनेम, यही था ना, यूज, एग्जीक्यूट कराए। EMPLOYEE, database selected, SP rename, changing any part of an object name could break a script and a stored procedure. क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हो चुका है, वो केवल ऐसे ही मैसेज दे रहा है। अब तुम चेक करना चाहते हो, रिफ्रेश कर दो। अब यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का जो यहाँ पर टेबल है, अब वो EMP, अब EMP में चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो तो डेटाबेस में जाकर AKU फोर्थ, टेबल चेंज हो गया। अब यहाँ पर नाम क्या हो गया, EMP, राइट। देख रहे हो ना, EMP नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब तुम इसी को तुम क्या करना चाहते हो, EMP को अब किस नाम से करना चाहते हो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम से हो जाएगा, देख लेना। अब मैं रन करा रहा हूँ इसको, ठीक है, चेंज हो गया। तुम इसको रिफ्रेश कर सकते हो। इसी डेटाबेस को केवल रिफ्रेश कर दो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दो, और देखो अब एम्प्लॉय हो गया होगा, हो गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया। तो अब जान गए टेबल को कैसे रीनेम करते हैं। ओरेकल में रीनेम कमांड यूज करते हैं, और वहां पर टू यूज किया जाता है, टू। और बात रहा टेबल को ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ड्रॉप
टेबल, अभी मैं टेबल को डिलीट नहीं करूंगा, एक कमांड लिख दीजिएगा तो टेबल आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ो। ये सब यहाँ पर ऑलरेडी है, देख रहे हैं आप। क्रिएट टेबल एज नेम्ड पेशेंट टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिव रिकॉर्ड्स, ये सब मैंने बता दिया है। चेक कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट क्या करता है वो चीज मैं, ये थ्योरी में ऑलरेडी है। फॉरेन की अभी नहीं बताया है, मैं फॉरेन की बताऊंगा आपको, ठीक है। फॉरेन की हम अब बता ही देते हैं। देखो याद करो, मैंने डेटाबेस कांस्टेंट बताया था। तो डेटाबेस कांस्टेंट में प्राइमरी की बता दिया था, यूनिक बता दिया था, चेक कांस्टेंट बता दिया था, नोट नल बता दिया था, यूनिक की बता दिया था, राइट। और एक डेटाबेस कांस्टेंट तुम्हारा क्या होता है, फॉरेन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन की, ठीक है। कोई जानते हैं क्या, कोई जानते हैं तो हैंड रेज करें। किसी भी डेटाबेस में फॉरेन की का क्या इंपॉर्टेंस होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉरेन की, बोलो प्रतीक। सर फॉरेन की के हेल्प से हम लोग किसी और डेटाबेस किसी और टेबल से रिलेशन बनाते हैं सर। वेरी गुड, टेबल को हम लोग रिलेट करते हैं। फॉरेन की का मेन पर्पस होता है टेबल को रिलेट करना। तुम बोलो मानसी। सर किसी फर्स्ट टेबल में जो प्राइमरी की बनाते हैं वो हम लोग के दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाता है। वो तो नियम जब पूछेंगे तब बताइएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है कि उसी की को फॉरेन की बनाया जा सकता है जो किसी भी टेबल पे पहले प्राइमरी की बना हुआ हो या यूनिक की बना हुआ हो, ठीक है। फॉरेन की वही हो सकता है, वही की फॉरेन की हो सकता है किसी दूसरे टेबल का जो वो कॉलम पहले से प्राइमरी की डिफाइन हो या यूनिक की डिफाइन हो, वो रूल होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, प्रतीक ने सही बताया कि फॉरेन की का मेन पर्पस होता है मोर देन वन टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। कम से कम दो टेबल को रिलेट कर सकते हैं, तीन टेबल को रिलेट कर सकते हो, चार कर सकते हो, पांच कर सकते हो। मैंने क्या बोला था कि आप एट ए टाइम दो टेबल से भी रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हो, तीन टेबल से भी कर सकते हो, चार टेबल से भी कर सकते हो, पांच टेबल से भी कर सकते हो, 10 टेबल से भी कर सकते हो, ठीक है। जब डेटाबेस क्वेरी आपसे पूछा जाएगा तो ऐसा डेटाबेस क्वेरी होता है कि आप 2 दिन तक सोल्व करते रह जाओगे, सोल्व नहीं होगा, ठीक है। रिकॉर्ड को डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे डेटाबेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होता है डेटाबेस क्वेरी, यानी डेटाबेस से क्वेश्चन करके। डेटाबेस बहुत बड़ा डेटाबेस है, मोर देन वन टेबल में है, और तुमको उस टेबल के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में सारा जानकारी है। तो अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जिसको नीड होगा कि मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, तो आपको डेटाबेस से इस तरह का डेटा को निकाल कर देना होगा ना, एक्सट्रैक्ट करना होगा ना। मुझे उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है चाहिए जो कनाडा में काम करता है, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जो, ठीक है, अमेरिका में काम करता है। तो अमेरिका का रिकॉर्ड सीधे आपका एम्प्लॉय टेबल में नहीं मिलेगा, वो दूसरे टेबल में रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है। तो डिपार्टमेंट नेम आपका डिपार्टमेंट टेबल में है, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नेम नहीं रहेगा। तब तो रिट्रीव करना होगा ना दो टेबल से, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तीन टेबल से, चार टेबल से। तो फॉरेन की का मेन पर्पस होता है टेबल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना मोर देन वन टेबल के साथ। पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस कांस्टेंट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। दो टेबल के बीच में रिलेशन। अब कहीं कहीं इसमें टाइपिंग प्रॉब्लम होगा इस पीडीएफ में, ठीक है, क्योंकि बच्चा टाइप करके लिखा है, हम क्लास में लिखवाते थे और वो अपने लैपटॉप पे एडिटर में लिखता था। और देखिए आज नोट्स बना दिया, आज मुझे काम में आता है ये सब नोट्स ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है। तो फॉरेन की का काम होता है क्या, मोर देन वन टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना।
सेकेंड पॉइंट पढ़ो, द फॉरेन की इज प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। फॉरेन की किसी भी टेबल का प्राइमरी की ही होता है। वही की फॉरेन की बनाया जा सकता है जो पहले उस टेबल में, किसी टेबल में प्राइमरी की हो या यूनिक हो। ये फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। ये फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। प्राइमरी की तो यूनिक वैल्यू को रखता है, लेकिन फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज को रख सकता है। क्यों रखेगा मैं बताऊंगा। फॉर डिफाइनिंग फॉरेन की वी नीड मिनिमम 2 टेबल। फॉरेन की स्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम 2 टेबल का आपको नीड चाहिए। in which one table is called master table and other table is called child table। एटलीस्ट 2 टेबल चाहिए रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। एक टेबल को बोलते हैं मास्टर टेबल और दूसरे टेबल को बोला जाता है चाइल्ड टेबल। मास्टर टेबल जिसमें फॉरेन की डिफाइन होता है उसको चाइल्ड टेबल बोलते हैं। जिसमें फॉरेन की जिस टेबल में बनाओगे, ठीक है, वो चाइल्ड टेबल कहलाएगा। और वही की फॉरेन की हो सकता है, वही की फॉरेन की हो सकता है जो मास्टर टेबल में पहले से प्राइमरी की डिफाइन हो या यूनिक डिफाइन हो। उसी की को तुम फॉरेन की बना सकते हो जो मास्टर टेबल में पहले से क्या हो, प्राइमरी की हो। वैल्यू विल बी रिफ्लेक्टेड डिपेंडिंग ऑन बोथ टेबल ड्यू टू लिंक बिटवीन 2 टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जब 2 टेबल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा तो वहां पे डिपेंडेंसी होगा। वहां पे क्या होगा, डिपेंडेंसी होगा। यानी दोनों में रिकॉर्ड में डिपेंडेंसी होगा। कैसे, अब मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सभी लोग सुनना। अब हमारे पास 2 टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है और एक एम्प्लॉय टेबल है। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का डिटेल्स होगा और एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा, राइट। आप लोग बताइए कि सबसे पहले हमारे यहाँ डिपार्टमेंट होगा कि सबसे पहले एम्प्लॉय होगा। सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट होगा कि एम्प्लॉय होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट खुलेगा तभी ना एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होगा। तो मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट टेबल बनाऊंगा। देखो तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल बनाया गया है। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में 3 वैल्यू रखा गया है, 3 कॉलम रखा गया है। और ये 3 कॉलम कौन कौन है, डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, डी नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन है, राइट। डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन है। डिपार्टमेंट आईडी कहने का मतलब जो भी डिपार्टमेंट खोलोगे उसका एक आईडी होगा। जैसे डिपार्टमेंट नेम में आईटी डिपार्टमेंट है, सीएस डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैथ्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है। उसी तरह से हर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। जो भी डिपार्टमेंट आईडी रखना चाहते हो। उस डिपार्टमेंट का लोकेशन कहाँ है, ठीक है, कहीं का लोकेशन पटना है, कहीं का रांची है, कहीं का दानापुर है, कहीं का अ, गया है, भागलपुर है। इस तरह से मास्टर टेबल। अब डिपार्टमेंट टेबल, सबसे पहले डिपार्टमेंट टेबल का एग्जिस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, और एक मास्टर टेबल चाहिए और एक चाइल्ड टेबल चाहिए। तो मास्टर टेबल और चाइल्ड टेबल तभी कहलाएगा जब दोनों में फॉरेन की स्टैब्लिश हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लो कि डिपार्टमेंट टेबल बनाए। अब डिपार्टमेंट आईडी, हर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी यूनिक होगा। तो क्लियर है कि डिपार्टमेंट आईडी पे तुम क्या डिफाइन करोगे, प्राइमरी की। तो डिपार्टमेंट टेबल पे डिपार्टमेंट आईडी पे जब तुम प्राइमरी की डिफाइन कर दोगे तो ये डिपार्टमेंट आईडी किसी दूसरे टेबल में, ये डिपार्टमेंट आईडी किसी दूसरे टेबल में फॉरेन की हो सकता है। किसी भी टेबल का प्राइमरी की फील्ड, किसी भी टेबल का प्राइमरी की फील्ड या यूनिक फील्ड किसी दूसरे टेबल में
फॉरेन की हो सकता है, ये हमेशा याद रखना, राइट। तो देखो तो क्रिएट डेटाबेस डिपार्टमेंट, कुछ भी डेटा, एक डेटाबेस बन गया, और यहाँ पर देखो तो एक टेबल बनाया हुआ है जो अभी मैं बनाऊंगा। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डेप्ट आईडी इंट, इंट डेटा टाइप दे दिया, प्राइमरी की दे दिया, डीनेम, हेयरकट, डी लोकेशन, एक डिपार्टमेंट टेबल बन गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या करना है कि एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है, जिसमें EMPID होगा, नेम होगा, पोस्ट होगा, सैलरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्या करना है, एक चीज तुमको याद रखना है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश तभी होगा जब दोनों में एक कॉमन फील्ड नेम होना चाहिए, एक कॉमन फील्ड नेम होना चाहिए, कॉमन कॉलम नेम होना चाहिए। तो जो तुम प्राइमरी की बनाए हो, जो तुम प्राइमरी की बनाए हो डिपार्टमेंट टेबल में, वही तुम्हारा चाइल्ड टेबल में क्या बनेगा, प्राइमरी की बने, सॉरी फॉरेन की बनेगा। तो फॉरेन की का नाम और प्राइमरी की फील्ड का नाम दोनों टेबल में सेम होना चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, और साइज भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ डेप्ट आईडी का डेटा टाइप इंट है, तो फॉरेन की भी बनाते समय नाम सेम रहेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, और डेटा टाइप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, सैलरी, यहाँ पर क्या है, डेप आईडी, यही डिपार्टमेंट आईडी तुम्हारा क्या बनेगा, फॉरेन की बनेगा। बाकी और ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल रहेगा, ये चाइल्ड टेबल कहलाएगा। अब ये कैसे बनेगा, उस चीज को हम लोग को ये देखना है। देखो तो बना हुआ है टेबल यहाँ पे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल अब मैं बना रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी पे इंट डेटा टाइप है, प्राइमरी की डिफाइन है, नेम भैरकर 2, भैरकर 20, पोस्ट भैरकर, साइज डिफाइन कर दिए 20, चेक कांस्टेंट है, पहले से ही मैंने आपको बताया है, पोस्ट इन, क्लर्क है, प्यून है, प्रोग्रामर है, मैनेजर है, सैलरी इन, चेक सैलरी बिटवीन 10,000 to 50,000, ऑलरेडी इस टाइप का टेबल बनाए हो। डेप्ट आईडी, यही फॉरेन की है, यहाँ पर डेप्ट आईडी क्या डिफाइन किया था, डेटा टाइप इंट, यहाँ पर भी वही कॉलम नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी इंट, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फॉरेन की, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फॉरेन की, फॉरेन की में स्पेस रहेगा। रिफरेंसेस, रिफरेंस किस टेबल का, रिफरेंस मास्टर टेबल का रिफरेंस, किस टेबल का रिफरेंस, तो मास्टर टेबल का रिफरेंस, तो रिफरेंसेस कीवर्ड दे दिए। मास्टर टेबल का नाम क्या था तुम्हारा, डिपार्टमेंट, मास्टर टेबल का नाम है तुम्हारा डिपार्टमेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या देंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल का कौन सा फील्ड फॉरेन की बना हुआ है, तो डेप आईडी बना हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी बना हुआ है, ठीक है। बाकी ईमेल भैरकर यूनिक, मोबाइल भैरकर यूनिक, ये सब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दे दिया। चलो मान लो कि ये दोनों टेबल तो बन जाएगा। अब तुमको ये हम आपको दिखाते हैं कि फॉरेन की से बेनिफिट होता क्या है, फॉरेन की बनाने से क्या होगा। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ध्यान देना सभी लोग, मैं फॉरेन की स्टैब्लिश कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैंने दिया DID, डिपार्टमेंट आईडी, इन प्राइमरी की, डिपार्टमेंट नेम भैरकर, राइट, आगे बढ़ो, डिपार्टमेंट नेम, राइट, साइज डिफाइन कर दिया 40 कैरेक्टर का, यहाँ पर भी साइज डिफाइन कर दो
ब्रैकेट में 30 ना। अब ये टेबल बन चुका है, टेबल को बनाओ, रन करा दो। एग्जीक्यूट। क्या दे रहा है? डी नेम, डी लोकेशन यहाँ देना है, डी लोकेशन। अब आप रन कराओ। रन कर गया, टेबल बन चुका है। तुम देखना चाहते हो तो इस टेबल को रिफ्रेश, यहाँ पे डेटाबेस को रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, टेबल में जाओ, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो पहले से बना हुआ है, डिपार्टमेंट बन गया ना। चलो अब हम इस टेबल को रीनेम कर देते हैं, एम्प्लॉय को ईएमपी कर देते हैं, कि नया एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे। एम्प्लॉय को किस नाम से बना दिया? ईएमपी नाम से बना दिया ना। रन करा दो। चलो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन की बना रहे हैं, फॉरेन मतलब चाइल्ड टेबल। ध्यान देना, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ईआईडी इन प्राइमरी की ई नेम भरकर राइट। कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ई नेम के बाद मैंने क्या दे दिया? पोस्ट, सैलरी, राइट। आगे बढ़ो। अब देखो, जो डिपार्टमेंट आईडी को मैं यहाँ फॉरेन की बना रहा हूँ, हर एम्प्लॉय का एक अपना डिपार्टमेंट आईडी होगा। तो डिपार्टमेंट आईडी, तो मास्टर टेबल में डी आईडी है, तो यहाँ पर डी आईडी दे दिया। डेटा टाइप क्या था? इन, यहाँ फॉरेन की लिखोगे, फॉरेन की दे दिया, राइट। डिपार्टमेंट आईडी इन फॉरेन की हो गया, और यहीं पे लिखोगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस किस टेबल का रेफरेंस? मास्टर टेबल का। तो मास्टर टेबल का नाम क्या है? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, राइट। डिपार्टमेंट, कॉमा, आगे बढ़ो, डी हो गया, डिपार्टमेंट। अब चलिए आगे कुछ रख दो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रख देते हैं। ईमेल, भरकर साइज डिफाइन कर दिया मैंने 50, यूनिक, यूनिक दे दिया। मोबाइल, भरकर साइज डिफाइन कर दिया
10। ठीक है, अब आप इसको रन करा लो। एग्जीक्यूट, चलो ये भी एग्जीक्यूट कर गया, ये भी टेबल बन गया तुम्हारा। अब देखो, ये फॉरेन की तो मैंने इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन बेनिफिट क्या है? अगर हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है और हम चले एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करने, हमारे यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट अभी खुला नहीं है, लेकिन हम एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, तो अब तुम जब एम्प्लॉय को तुम रिक्रूटमेंट करोगे, तो उसका डिपार्टमेंट आईडी देखो, तो डिपार्टमेंट आईडी उसको देना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय तुम रिक्रूटमेंट कर रहे हो, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो इस टेबल में इंसर्ट कर रहे हो, वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट आईडी में काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की बनाया गया है, ये डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है, और फॉरेन की का डेटा मास्टर टेबल के डेटा से मैच करना मैंडेटरी है। फॉरेन की का डेटा मास्टर टेबल में जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, उससे मैच करना मैंडेटरी है। कहने का मतलब कि जो मास्टर टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यू रहेगा, वही वैल्यू तुम्हारा चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करेगा। अगर डिपार्टमेंट आईडी में 10, 20, 30 है, डिपार्टमेंट आईडी तुम्हारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 10, 20, 30, तो जब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, तो जानते हो एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है जो फॉरेन की है, इसमें 10, 20, 30 ही एक्सेप्ट करेगा। अदर वैल्यू अगर तुम 40 या 50 या 60 रखोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेन की का वैल्यू, ठीक है, मास्टर टेबल के प्राइमरी की से मैच करता है। अगर मैच नहीं करेगा, वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है मास्टर टेबल में, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी में वैल्यू नहीं आएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल में फॉरेन की बना हुआ है। दूसरा चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट में भी रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय में भी रिकॉर्ड है। डिपार्टमेंट टेबल में मेरा 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 10, 20, 30, और डिपार्टमेंट 10, 20, 30 में काम करने वाले एम्प्लॉय का डिटेल्स किस में है? एम्प्लॉय टेबल में है, राइट। तो क्या मैं डिपार्टमेंट, अब मुझे किसी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, किसी डिपार्टमेंट को मुझे क्लोज करना है। मान लो कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अब लॉस में जा रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को क्या करोगे? क्लोज करोगे। उस डिपार्टमेंट को क्या करोगे? क्लोज करोगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डिपार्टमेंट क्लोज करने के पहले नहीं एम्प्लॉय को हटाओगे, कि पहले डिपार्टमेंट ही क्लोज कर दोगे उसके बाद एम्प्लॉय को हटाओगे? नहीं, सबसे पहले उस डिपार्टमेंट में जो हमारा एम्प्लॉय होंगे, उनको सबसे पहले हम हटाएंगे, तब ना आप उचित है कि आप क्या हटाओगे? डिपार्टमेंट हटाओगे। ऐसा थोड़ी होता है कि सबसे पहले डिपार्टमेंट बंद हो गया, बाद में एम्प्लॉय को हटाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगर डिपार्टमेंट आईडी मास्टर टेबल का डेटा, यानी डिपार्टमेंट आईडी, उस डिपार्टमेंट आईडी का कोई भी एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉय टेबल में है और उस डिपार्टमेंट को अगर क्लोज करना चाहते हो, तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या है? 10, 20, 30 है, और 10, 20, 30 में वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनका रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में है। तो क्या हम डिपार्टमेंट टेबल से डायरेक्ट 10 या 20 या 30 को डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कहेगा कि सबसे पहले आप अपने चाइल्ड टेबल से डेटा को हटाइए। सबसे पहले कहेगा कि आप अपने चाइल्ड टेबल से डेटा को हटाइए, तभी हम डिलीट करने देंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करके आपको दिखाता हूं।
हाँ बोलो अभिनव। सर ये वही प्रिंसिपल है क्या, जब जैसे कि हम लोग कोई ऐसे नॉर्मल फाइल एक्सप्लोरर से फाइल डिलीट करना चाहते हैं लेकिन वो किसी प्रोग्राम में खुला रहता है तो डिलीट नहीं होता है? नहीं, वो उस चीज से नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो तो सर ऑलरेडी। जैसे प्रिंसिपल बता रहे हैं कि हाँ प्रिंसिपल तो नहीं बना। कह सकते हैं क्योंकि वो यूज हो रहा है। जो यस फाइल आप ओपन किए हैं वो ऑलरेडी वर्किंग मोड में है, काम कर रहा है, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। यस सर। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं। अब आइए मैं समझाता हूं। अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक भी रिकॉर्ड नहीं है। क्या तुम एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड रख पाओगे? बिल्कुल नहीं रख पाओगे। देखो, एक चीज और तुमसे कोई पूछेगा, क्या प्राइमरी की नल हो सकता है? तुम जानते हो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता है, लेकिन फॉरेन की नल हो सकता है। फॉरेन की नल हो सकता है। अगर तुमको किसी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना चाहते हो तो तुम रिक्रूटमेंट कर सकते हो, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल में कोई भी डिपार्टमेंट आईडी अगर अवेलेबल नहीं है तो तुम एम्प्लॉय टेबल में भी कोई डिपार्टमेंट आईडी मेंशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि डिपार्टमेंट आईडी ऑलरेडी मास्टर टेबल में अवेलेबल होना चाहिए। जो अवेलेबल रहेगा वही यहाँ पर होना चाहिए। करके देखो। चलो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज कॉलम नेम भी मैं दे देता हूं ताकि मुझे किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड भी देना होगा। ई आई डी, ई नेम, पोस्ट, सैलरी, डी आई डी, ईमेल, मोबाइल। इसका वैल्यू दो, वैल्यूज ई आई डी 1, नेम, आशीष, पोस्ट, प्रोग्रामर, सैलरी 60,000, डिपार्टमेंट आईडी 10। लेकिन डिपार्टमेंट 10 नहीं है, मास्टर टेबल में नहीं है, नहीं रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ईमेल, कॉम, मोबाइल। रन कराया जाए। पढ़िए। The insert statement conflicted with the foreign key constant fk employee did itna. The conflict occurred in the database AKU4 table department column did। ठीक है, एग्जैक्ट उस, ठीक है। और एकल में बता देगा कि हर डेटाबेस में मैसेज देने का, एरर मैसेज देने का अलग अलग तरीका है। उसमें बता देता है कि आपका मास्टर टेबल में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था कि क्या
फॉरेन की नल हो सकता है? आइए चेक कीजिए। मैं इस DID को यहां से हटा दिया, राइट, इसको भी मैंने हटा दिया। अब देखो, अब ये रन कर जाएगा। जब मैं बोल रहा हूं कि फॉरेन की कैन बी नल, तब तो रन करना चाहिए। रन किया, ठीक है, लेकिन अब मुझे डिपार्टमेंट आईडी देना है। तो डिपार्टमेंट आईडी देना है तो मास्टर टेबल में तो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जब तक मास्टर टेबल में डेटा अवेलेबल नहीं होगा, काम चलेगा नहीं। अब मैं डिपार्टमेंट टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं। डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट करो, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम तुम्हारा है डिपार्टमेंट और वैल्यूज। डिपार्टमेंट, कॉलम नेम देने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों कॉलम दे दो। वैल्यूज, डिपार्टमेंट आईडी 10, कॉमा IT डिपार्टमेंट, कॉमा और क्या था, IT डिपार्टमेंट, लोकेशन पटना, पटना, राइट। रन कराओ। एग्जीक्यूट, फिर डिपार्टमेंट क्या दे दिया, 20, फिर यहां पर दे दिया CS डिपार्टमेंट। रन कराओ। रन कर गया। यानी मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 ही डिपार्टमेंट है। अब तुम यहाँ पे क्या करो, अब तो डिपार्टमेंट आईडी आ गया, मास्टर टेबल में डेटा अवेलेबल है, तो सैलरी के बाद तुम यहाँ दे दो DID, राइट। DID का वैल्यू भी दे दो 10। अब ले लेगा डेटा। डेटा को चेंज कर दो, एम्प्लॉय ID 2 दे दिया, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। मोबाइल नंबर यूनिक है, मोबाइल नंबर दे दिया, चेंज कर दिया। अब आप रन कराओ। ठीक है, कर गया रन, ठीक है। डिपार्टमेंट 10, अब 10 20 दोनों में से कोई एक्सेप्ट करेगा। किसी भी एम्प्लॉय का अगर रिकॉर्ड इंटर करोगे तो उसमें डिपार्टमेंट आईडी में 10 या 20 ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मास्टर टेबल में 10 और 20 ही है, नहीं तो नल हो सकता है। एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को क्या कर सकते हो, फॉरेन की को क्या कर सकते हो, नल। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड रहते हुए क्या मास्टर टेबल का रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं? हमारे हमारे चाइल्ड टेबल में डिपार्टमेंट 10 में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, तो तुम डिपार्टमेंट को तभी ना क्लोज करोगे जब सारे एम्प्लॉय को हटा लोगे, कि डायरेक्ट डिपार्टमेंट को क्लोज कर दोगे? नहीं। तो तुम चेक करके देखो क्या डिपार्टमेंट टेबल से रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, डिपार्टमेंट, वेयर DID इक्वल टू 10। क्या ये रिकॉर्ड डिलीट होगा? रन करा के देखो।
पढ़ो नहीं। द डिलीट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस ए, एरर दिया, नहीं डिलीट होगा। लेकिन हाँ 20 डिलीट हो जाएगा। 20 अगर हम डिलीट करना चाहें तो 20 हो जाएगा, देख लो, क्योंकि 20 में काम करने वाले कोई भी चाइल्ड टेबल में नहीं है। हो गया, आई बात समझ में। और फॉरेन की बनाने के बाद ही, ठीक है, 2 टेबल से, 3 टेबल से, 4 टेबल से, 5 टेबल से कैसे रिकॉर्ड को रिट्रीव करोगे, वो फॉरेन की के थ्रू ही होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। फॉरेन की को मैं समझा दिया, मुझे बताना था, मुझे ध्यान नहीं था टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे मॉडिफाई करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं 2 लाइन में ब्रेक कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लिया जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट। जरा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लो। शुभम, कंफर्म करो। हो गया? यस सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।